Hello बच्चों, let's read the question first. The question states which among the following muscles contract during expiration? Four options are given. First is free neck muscles, second is external intercostal muscles, third is both A and B and fourth is none of the above. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि नीचे लिखी हुई फॉलोइंग मसल्स में से कौन सी कॉन्ट्रैक्ट करती है एक्सपायरेशन के टाइम पर. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे about muscles involved in pulmonary ventilation. Pulmonary ventilation is basically another term for breathing, and breathing is basically the movement of air in and out of the body, basically the lungs. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं वेंटिलेशन में. तो मसल्स जो हैं, दो मसल्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं. एक डायफ्राम जो कि लंग्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि डोम शेप्ड या डोम लाइक, और उसको बेंट भी कह सकते हैं, बेंट शेप की होती है. तो इस तरह की एक मसल होती है लंग्स के नीचे. और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये रिब्स के साथ अरेंज होती हैं, और इन दोनों ही जो मसल्स हैं इनका फंक्शन पल्मोनरी वेंटिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये जो वेंटिलेशन है, इस प्रोसेस में दो मेन प्रोसेस होते हैं. एक होता है इंस्पिरेशन, जहाँ पर एयर जो है अंदर ली जा रही है, और दूसरा होता है एक्सपिरेशन, जहाँ पर कि गैसेस एक्सचेंज के बाद ये एयर बाहर कर दी जा रही है बॉडी से. तो इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है कि जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और जो डायफ्राम है स्पेशली वो फ्लैटन हो जाता है. तो ये मसल फ्लैटन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी, तो यानी कि जो चेस्ट कैविटी है उसका क्या होता है, साइज या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. अब क्योंकि ये जो कैविटी है ये एक टाइप की एयर टाइट चेम्बर है, तो ये एयर टाइट चेम्बर है, तो यहाँ पर सिर्फ एक पैसेज होता है एयर का, दैट इज़ द विंड पाइप. इसके अलावा एयर टाइट है ये, कोई और पैसेज नहीं है. तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा इस कैविटी का, तो जो एयर प्रेशर है लंग्स के अंदर वो ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि लंग्स भी थोरैसिक कैविटी के साथ साथ इन्फ्लेट कर रहे हैं. तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाएगा, यानी कि एक टाइप का वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो इनटेक कर ली जाएगी. फिर उसके बाद गैसेस एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई वगैरह में, और उसके बाद एक्सपिरेशन का प्रोसेस होगा, जहाँ पर ये जो दोनों मसल्स हैं ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं, और इसके साथ साथ जो थोरैसिक कैविटी है वो भी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है, यानी कि वॉल्यूम या साइज डिक्रीज हो जाता है. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एयर है वो पुश आउट कर दी जाती है. तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सपिरेशन का प्रोसेस होता है. अब हमने यहाँ पर पल्मोनरी वेंटिलेशन के बारे में देख लिया, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन के ऑप्शंस में पूछ रहे थे कि कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एक्सपिरेशन के टाइम पर. तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी मसल जो है इन दोनों में से जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, इंस्टेड वो रिलैक्स कर रही हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन में फ्री नेक मसल्स हैं. तो फ्री नेक मसल्स जो हैं, यानी कि फ्री नेक नर्व्स जो हैं, ये वो नर्व्स होती हैं जो डायफ्राम के मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं. और डायफ्राम का मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे फ्री नेक नर्व्स के थ्रू होता है. तो कैसे कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो रिलैक्स करेंगी तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा. तो हमें पता है कि एक्सपिरेशन के टाइम पर डायफ्राम रिलैक्स करता है, यानी कि फ्री नेक मसल्स या नर्व्स भी रिलैक्स करती हैं. तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो भी रिलैक्स कर रही हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट. फिर थर्ड तो रॉन्ग हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों ही ए एंड बी गलत हैं. और फोर्थ में नन ऑफ द अबव लिखा है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.